अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर कामरान और आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम सॉल्व करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका नाम है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अच्छा, इसको बाज़ जगहों पे डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, तो लिहाजा ये दोनों नाम एक ही है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहें या डिकम्पोजिशन ऑफ वेक्टर कहें। तो सबसे पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम ये बात करते हैं कि हमने एक वेक्टर कंसीडर किया जिसका नाम फॉर एग्जांपल मैंने ए रखा हुआ है। आप चाहें तो फोर्स का वेक्टर एफ ले सकते हैं, वेलोसिटी का वेक्टर वी ले सकते हैं, जो कि एंगल बनाता है थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस एज शोन। अब इसमें आपके पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो ब्लू कलर का वेक्टर है बेटा, ये है हमारा वो कंसीडर्ड वेक्टर और उसका एंगल थीटा है। यहाँ इसके अलावा मैंने काम ये करा है कि वेक्टर ए के दो कंपोनेंट्स बना दिए हैं मैंने। एक तो बनाया है पैरेलल टू वाई एक्सिस और दूसरा बनाया है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जो पैरेलल टू वाई एक्सिस है उसको मैंने नाम दिया है सिमेट्री के हिसाब से ए वाई, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो है उसको मैंने नाम दिया है ए एक्स का। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू जो कि सबसे पहला मसला आता है स्टूडेंट के दिमाग में, और वो ये होता है कि यार हम क्यों कर रहे हैं। मतलब ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर तो ये टॉपिक आने वाला है या न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो बात अपनी जगह है, लेकिन आखिरकार हम किसी वेक्टर को दो हिस्सों में डिकम्पोज या तीन हिस्सों में डिकम्पोज करते ही क्यों हैं। तो बेटा इसका सीधा सा जवाब ये है कि हम फिज़िक्स जो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, वो पहले से इस्टेब्लिश्ड जो नेचर के लॉज हैं उनको स्टडी का नाम ही फिज़िक्स है। तो आप ये समझिए कि चाहे वो वेक्टर फोर्स का हो, वेलोसिटी का हो, या किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के हिसाब से हम बात कर रहे हों जो कि वेक्टर में शामिल हों, तो उनके अज्जा या उनके कंपोनेंट्स हम नहीं करते, बल्कि ये कुदरत ने डिसाइड किया हुआ है। यानी जो इस्टेब्लिश्ड लॉ हैं उसके मुताबिक अब ये बात वेल नोन है कि तमाम वेक्टर क्वांटिटीज़ अपने आप को खुद ब खुद, हमारी इंटेंशंस हों या ना हों, तीन कंपोनेंट्स में बुनियादी तौर पे डिकम्पोज करती हैं। हमारा काम है उनको स्टडी करना, तो इसलिए हम इनको खुद से स्टडी लेकर डिकम्पोज करवा के स्टडी कर रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर दो कंपोनेंट्स में डिकम्पोज हो। 3 डायमेंशन का सिस्टम असल में हमारे यहाँ कोर्स में शामिल नहीं है, इसलिए हम 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने इनको डिकम्पोज किया है। अब हमने ये किया कि जब हमने दो हिस्सों में इनको डिकम्पोज कर लिया तो आपको नज़र आ रहा है एक ट्राइंगल बन गई है ओ पी एंड क्यू, और डेफिनेटली ये ट्राइंगल जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। एट पॉइंट पी इस पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपने पढ़ा है बेटा जो आपकी प्रीवियस क्लासेस थी कि वो तमाम ट्राइंगल जो 90 डिग्री की एंगल वाली हों, जिन्हें हम राइट एंगल ट्राइंगल भी कहते हैं, उसमें हम साइन, कॉस और टेन की रेशो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम उस पर पाइथागोरस थ्योरम जो मैट्रिक क्लास में कभी आपने पढ़ा था वो भी एप्लीकेबल होता है। तो जो हमारे पास रेशोज़ हैं उनमें सबसे पहले हम रेशो डिस्कस कर रहे हैं साइन की। सब जानते हैं फॉर्मूले के हिसाब से कि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर इशू जो कि अक्सरियत बच्चों को कन्फ्यूजन आती है कि यार परपेंडिकुलर कौन सा होता है, हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है और बेस कौन सा होता है। तो एक थंब रूल हमेशा ध्यान में रखिए, कभी भी हमेशा लाइफ में जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बिल्कुल जिस तरह ये बने हुए हैं ऐसे ही बने हुए हों, और आपके पास वेक्टर ए जो है वो बिल्कुल, या वेक्टर जो भी आपका होगा वो ऐसे ही बना हुआ हो। ये डायग्राम बेटा रियल टाइम सिचुएशन के अंदर जो भी आपका न्यूमेरिकल होगा या जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम होगी उसमें ये डायग्राम पूरी की पूरी तिरछी भी हो सकती है। तो ऐसे हालात में आपने जहन में रखना रूल ये रखना है कि एंगल के सामने वाला कंपोनेंट जो भी है, यानी एंगल के सामने जो भी साइड है वो आपके परपेंडिकुलर है। एंगल जो भी आपने कंसीडर किया है उसके सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो भी है वो कौन है, हाइपोटेन्यूज है, और जो बाकी बच गया डेफिनेटली वो क्या बना, बेस बन गया। तो अब अगर हम इसको जहन में रखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला कौन है, ए वाई, और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाली साइड वेक्टर ए है। साइड की लंबाई के हिसाब से बात करें तो परपेंडिकुलर कौन हुआ, पी से लेकर क्यू तक की लाइन सेगमेंट, और हाइपोटेन्यूज कौन हुआ, ओ से लेकर क्यू तक का लाइन सेगमेंट। जबकि पी से लेकर क्यू तक का लाइन सेगमेंट जो है वो वेक्टर ए के वाई कंपोनेंट के बराबर है, यानी ए वाई, और ओ से लेकर क्यू तक का जो लाइन सेगमेंट है वो बेसिकली वेक्टर ए की लंबाई के बराबर है। तो आपने यहाँ पर ए वाई ऊपर रखा, ए नीचे रखा। अब आप चाहें तो यहाँ से ए को डिवाइड करती हुई हालत में यहाँ ले जाएं, यानी लेफ्ट साइड पे, तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, यानी ए का वाई कंपोनेंट बराबर हो जाता है किसके, ए साइन थीटा के। बिल्कुल इसी तरह बेटा कॉस का फार्मूला क्या था हमारे पास, जो हमने याद किया था वो था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज,
ठीक है, ये फार्मूले वैसे याद भी बड़ी मुश्किल से होते हैं, इसके लिए आप लोगों ने अक्सर वो मैट्रिक में पढ़ाया गया होगा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो उसमें सम पीपल हैव, सम का एस हम लेते हैं साइन के लिए, पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कर्ली ब्राउन हेयर यानी कॉस, कर्ली का सी कॉस, ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो tan थीटा, प्रॉपर परपेंडिकुलर ब्रशिंग बेस। तो ये एक सीधा तरीका था याद करने का। तो उसके मुताबिक बहरहाल cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगेन दोबारा ये यहाँ पर बेस कौन है बेटा, O से लेकर P तक जो कि वेक्टर A का x कंपोनेंट है, और हाइपोटेन्यूज तो अगेन वही है O से लेकर Q तक जो कि वेक्टर A खुद है। तो आपने यहाँ पर अगेन वही काम किया, AX को डिवाइड किया A से। इसी तरह यहाँ पर AX की कीमत निकालने का भी हमारे पास एक फार्मूला मिल गया जो कि बराबर होगा A cos थीटा। फाइनली tan थीटा की रेशो जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर है, परपेंडिकुलर AY है, बेस हमारा AX है, लिहाजा AY अपॉन AX को हमने इस्तेमाल करते हुए यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट तरीन चीज़ जो कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की असल है यानी डायरेक्शन थीटा। तो थीटा निकालने के लिए बेटा tan को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे यानी कि राइट साइड पे, तो ये बन जाएगा इन्वर्स फंक्शन tan का AY अपॉन AX। तो इस तरह ये तीनों रेशो यानी कि साइन की रेशो, कॉस की रेशो और tan की रेशो, तीनों की तीनों रेशो हमने इस्तेमाल करी और हमने तीन मुख्तलिफ रिजल्ट हासिल कर लिए। अब बारी आती है पाइथागोरस थ्योरम की। तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक आपने पढ़ा था कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा हाइपोटेन्यूज आप डिफाइन कर चुके हैं, कौन है A का स्क्वायर हो गया, बेस कौन है आपके पास AX का स्क्वायर हो गया, और परपेंडिकुलर आपके पास AY है। तो इस तरह आपने तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करवा दी। तो ये बन गया A स्क्वायर इज इक्वल टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। स्क्वायर ख़त्म करते हैं बेटा, आप जानते हैं स्क्वायर रूट लगता है दूसरी तरफ। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट में एक ये फॉर्मूला बन गया जब आपका वेक्टर दो कंपोनेंट में डिकम्पोज किया हुआ हो। लेकिन इन केस, इन सिचुएशन, किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर अगर आपका ये जो वेक्टर है वो 3D स्पेस में हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि इस कमरे के अंदर किसी भी पार्टिकल की पोजीशन आपने डिफाइन करनी है, तो पोजीशन को, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए बेटा x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट इस्तेमाल होते हैं। तो लिहाजा ऐसी सिचुएशन में आपका यही फार्मूला ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर एंड प्लस AZ स्क्वायर। तो इसके ज़रिए से आप किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ अ वेक्टर का टॉपिक।